वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? अ, पिछले लेक्चर में हमने कैंडल को और चार्ट्स को और इम्पल्स एंड करेक्शन को हमने स्टडी किया था और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने बिल्ड की थी कि प्राइस को अगर हमने प्रॉपरली रीड करना है और अंडरस्टैंड करना है तो हम किस तरीके से अ, हम रीड कर सकते हैं और हमें ये आइडिया हो सकता है कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाना चाहती है। लेक्चर नंबर टू में इम्पल्स एंड करेक्शन के कॉन्सेप्ट को ही हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे और हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितने डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं। उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको लाइव चार्ट पे भी प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपके सामने चार्ट के ऊपर देखिए डिफरेंट 7 डिफरेंट पॉसिबल सिचुएशंस जो मैंने आपके लिए रखी हैं एज एन एग्जांपल। आप अगर देखिए इस बॉक्स नंबर वन के अंदर जहाँ पे कैंडल नंबर वन का हाई ब्रेक किया है कैंडल नंबर टू ने, और कैंडल नंबर टू का लो ब्रेक किया है कैंडल नंबर थ्री ने, और हमें यहाँ पे इस स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से भी हमें नजर आ रहा है कि कैंडल नंबर थ्री ने कैंडल नंबर टू का लो ब्रेक किया है। तो बेसिकली हमारी करेक्टिव मूव यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। अब वी आर नेवर श्योर कि क्या ये करेक्टिव मूव है या ये बेरिश इम्पल्स स्टार्ट हो रही है। तो हम वेट करते हैं और हम देखते हैं कि टू कैंडल नंबर टू जो जिसका हाईएस्ट हाई था, कैंडल नंबर फोर ने उसका हाई ब्रेक कर दिया। तो बेसिकली हमारी बुलिश इम्पल्स के बाद ये करेक्टिव मूव स्टार्ट हुई, इनिशिएट हुई, और कैंडल नंबर फोर ने जब कैंडल नंबर टू का हाई ब्रेक कर दिया तो हमारे पास ये करेक्टिव मूव जो है वो कंप्लीट हो गई। इस करेक्टिव मूव को पुल बैक भी कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, अब कैंडल नंबर फोर का जब लो कैंडल नंबर फाइव ने ब्रेक किया तो हमारी अगेन बेरिश इम्पल्स स्टार्ट हो गई, और लेकिन वो कंटिन्यू नहीं हो सकी, और क्योंकि कैंडल नंबर सिक्स ने कैंडल नंबर फोर का हाई ब्रेक कर दिया। तो अगेन हमारी करेक्टिव मूव यहाँ से स्टार्ट हुई। स्टार्ट होने के बाद कैंडल नंबर सिक्स ने जब कैंडल नंबर फोर का हाई ब्रेक किया तो करेक्टिव मूव कंप्लीट हो गई। तो हमारे पास दो पुल बैक्स बन गए। अगर आप इसको मार्क करें अपने इस एग्जाम्पल चार्ट के ऊपर, तो आप इसको कैसे मार्क करेंगे? आप उसको इस तरीके से मार्क करेंगे, और ये आपका एक कंटिन्यूस पैटर्न बन जाएगा जहां पे कैंडल नंबर वन एंड टू की बुलिश इंपल्सिव मूव है, कैंडल नंबर टू एंड थ्री की करेक्टिव मूव है विच इज द पुल बैक, कैंडल नंबर थ्री एंड फोर का बुलिश इंपल्सिव मूव है, फोर एंड फाइव का करेक्टिव मूव है जो कि है पुल बैक, और फिर कैंडल नंबर फाइव सिक्स सेवन हमारी बुलिश इंपल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है। अगर अच्छा, ऑप्शन नंबर टू में अगर आप चेक करें तो यहाँ पे देखिए कैंडल नंबर वन के बाद कैंडल नंबर टू जो है हमें दिखा रही है बुलिश इंपल्स मूव, लेकिन कैंडल नंबर थ्री ने ना ही कैंडल नंबर टू का लो ब्रेक किया, ना ही एक कैंडल नंबर टू का हाई ब्रेक किया। तो बेसिकली कैंडल नंबर थ्री इज द इनसाइड बार जो कि कैंडल नंबर टू की बाउंड्रीज के अंदर ही आ रही है, और उसके बाद कैंडल नंबर फोर ने कैंडल नंबर टू का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन हाई ब्रेक कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको मार्क करें तो हम कैसे करेंगे? हम इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे क्योंकि करेक्टिव मूव नहीं है तो ये स्ट्रेट आ गई फोर पे। अब फोर को देखिए कि फोर का लो बेसिकली ब्रेक कर दिया है कैंडल नंबर सिक्स ने। ये एग्जाम्पल वो है कि आपकी सिंगल कैंडल ने प्रीवियस कैंडल जिसका हाईएस्ट हाई था उसका लो भी ब्रेक किया है और उसका हाई भी ब्रेक किया है। तो अब आप इसको करेक्टिव मूव बिल्कुल मार्क कर सकते हैं जो कि होगी इस तरीके से। अब यहाँ पे आप देखिए कैंडल्स तो काफी सारी हैं, लेकिन हाईएस्ट हाई की कैंडल का लो ब्रेक किया कैंडल नंबर सिक्स ने, और उसी कैंडल ने बाद में हाई ब्रेक कर दिया कैंडल नंबर फोर का। तो हमारे पास ये करेक्टिव मूव यानी कि एक पुल बैक हमारे पास यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट कैंडल ऑप्शन नंबर थ्री के ऊपर अगर चेक करें तो कैंडल नंबर टू का हाई और कैंडल नंबर थ्री का हाई दोनों इक्वल हैं। ठीक है, और अब कैंडल नंबर फोर ने कैंडल नंबर टू का लो ब्रेक नहीं किया, लेकिन हम इसको भी पुल बैक या इसको भी हम एक करेक्टिव मूव बिल्कुल मार्क करेंगे। ये हमारे पास एक वैलिड पुल बैक सिचुएशन ही होगी, बिकॉज कि कैंडल नंबर टू एंड थ्री का हाई जो है वो इक्वल है। हमने जो करेक्टिव मूव की या पुल बैक की जो डेफिनेशन हमने समझी है, जो हमने सीखी है, वो ये है कि हाईएस्ट हाई की जो कैंडल है उसका लो ब्रेक होना जरूरी है। अब सिंस कैंडल नंबर टू और थ्री
इक्वल हाई शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब भी दो कैंडल्स का हाई इक्वल होगा तो उसमें से किसी एक भी कैंडल का लो ब्रेक हो जाना इंपॉर्टेंट है, और हम इसको वैलिड पुल बैक या वैलिड करेक्शन जो है वो हम मान लेंगे। तो अब हमारे पास करेक्टिव मूव कैसे बन गई, 1 से 2 इज बुलिश मूव, और 2 से 4 इस लेवल तक हमारे पास करेक्टिव मूव या पुल बैक, और उसके बाद 4 का हाई जब ब्रेक हो गया तो हमारे पास यहाँ पे पुल बैक या करेक्टिव मूव कंप्लीट हो गई। ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे अभी तक तीन एग्जाम्पल से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि सबसे पहले हाईएस्ट हाई कैंडल का लो ब्रेक होना जरूरी है। अगर इनसाइड मल्टीपल बार्स हमारे पास आ रही हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, हमारे पास पुल बैक जहां भी क्रिएट हो जाएगा हम वहां से इसको मार्क कर लेंगे। और तीसरी ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर इक्वल हाईज हमारे पास आ जाते हैं तो इक्वल हाई में इक्वल हाई वाली कैंडल में किसी एक का भी लो ब्रेक हो जाए, बेशक वो प्राइस के नीचे क्लोजिंग दे या विक हो, हम इसको वैलिड पुल बैक की इनिशिएशन मान लेंगे। लेकिन ये कंप्लीट कब होगा, कंप्लीट तभी होगा जब हाईएस्ट हाई वाली कैंडल के ऊपर प्राइस अपनी क्लोजिंग दे देगी। और ये कंप्लीशन कब हुई थी, जब 4 ने लो ब्रेक करने के बाद 3 के हाई को ब्रेक कर दिया था। अगर ये ब्रेक ना करती तो हम हो सकता था हमारे पास बेरिश इंपल्स स्टार्ट हो जाती। ठीक है। तो पुल बैक या करेक्टिव मूव के दो पोर्शंस हैं, एक ये कि प्राइस पुल बैक अपना इनिशिएट करती है या करेक्टिव मूव इनिशिएट करती है, और उसके बाद कंप्लीट करती है। तो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम उसको वैलिड पुल बैक कंसिडर नहीं करेंगे, इवन दो उसने हाईएस्ट हाई वाली कैंडल का लो ब्रेक कर दिया हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखिए तो कैंडल नंबर 1 एंड 2 हमें बुलिश इंपल्स मूव जो है वो शो करा रही है, और कैंडल नंबर 3 ने कैंडल नंबर 2 के नीचे विक जो है वो नहीं आ रही, यहाँ पे बेसिकली क्लोजिंग आ रही है। तो बेशक हाईएस्ट हाई की कैंडल के नीचे क्लोजिंग हो या विक हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। क्लोजिंग के बाद मैटर ये करता है कि कैंडल नंबर 2 का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो आप देखिए कि यहाँ से हमारी बुलिश इंपल्स स्टार्ट हुई, कैंडल नंबर 3 ने नीचे क्लोज किया लो, और उसके बाद कैंडल नंबर 4 ने एक लंबी विक और रिजेक्शन के साथ हमारी ये जो पुल बैक या हमारे जो करेक्टिव मूव कंप्लीट कर दी, और फिर इवेंचुअली 5, 6 एंड 7 कैंडल ने बुलिश जो इम्पल्स थी उसको कंटिन्यू रखा, उसको जारी रखा। ठीक है। तो हम इसको कैसे मार्क करेंगे, हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, ये देखिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिक्स्थ ऑप्शन में अगर आप देखिए तो यहाँ पे भी आपके पास सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि कैंडल नंबर 1 एंड 2 बुलिश मूव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कैंडल नंबर 2 का लो ब्रेक किया है कैंडल नंबर 3 ने, लेकिन 3 2 का हाई ब्रेक नहीं कर सकी, 4 भी हाई नहीं ब्रेक कर सकी। इवेंचुअली फिफ्थ ने एक दफा दोबारा 4 का लो ब्रेक किया, लेकिन 3 का ब्रेक नहीं किया। इससे कोई मैटर नहीं करता, ऑलरेडी हमारा जो पुल बैक है या करेक्टिव मूव है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। अब यहां से क्या हो सकता था, दो पॉसिबिलिटी थी कि प्राइस अपनी बेरिश मूव कंटिन्यू कर सकती थी, और हम कहते कि ये प्राइस 1 एंड 2 बुलिश मूव को प्रेजेंट कर रहे थे, और उसके बाद हमारा बेरिश इंपल्स जब स्टार्ट हो गया। लेकिन फिफ्थ का जब हाई ब्रेक कर दिया 6 कैंडल ने, और हाईएस्ट हाई भी हमारे पास ब्रेक हो गया, तो हमारे पास ये एक कंप्लीट वन पुल बैक जो है वो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे देखिए हम इसको मार्क कैसे करेंगे, हम इसको मार्क करेंगे ऐसे, ये हमारा पुल बैक या ये हमारी एक करेक्टिव मूव जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन नंबर 6 के अंदर कैंडल नंबर 1 एंड 2 के बाद 3 जो है वो हाईएस्ट हाई शेयर कर रहा है। ठीक है। अब कैंडल नंबर 3 या कैंडल नंबर 2 दोनों में से किसी का भी लो जो है वो ब्रेक होना जरूरी है, बेशक वो नीचे क्लोजिंग होती है कैंडल की या विक आता है। लेकिन आप देखिए कैंडल नंबर 4, 5, 6 किसी भी कैंडल ने 3 का लो ब्रेक नहीं किया। तो लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि आप ये देखिए कैंडल नंबर 2 का हाई ब्रेक कर दिया फिफ्थ ने। अब यहाँ पे एक चीज जरूरी हो सकती थी कि अगर फिफ्थ का लो ब्रेक हो जाता, कैंडल नंबर 6 ब्रेक कर देती, तो भी हमारे पास यहाँ पे पुल बैक आ सकता था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसी ऑप्शन पुल बैक की या करेक्टिव मूव की नहीं बनी। तो अब अगर हम यहाँ से 1 के बाद 2 के बाद 3, 4, 5 कोई भी पुल बैक या कोई भी करेक्टिव मूव स्टार्ट जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनिशिएट ही नहीं हुआ, हाईएस्ट हाई की कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ। पहले हाईएस्ट हाई वाली कैंडल कौन सी थी हमारे पास, कैंडल नंबर 2, 2 का लो ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद 3 ने इसका हाई शेयर किया, 3 का लो ब्रेक नहीं हुआ।
उसके बाद कैंडल नंबर 2 और 3 दोनों का हाई ब्रेक कर दिया कैंडल नंबर 5 ने, लेकिन फिर कैंडल नंबर 5 का लो ब्रेक नहीं हुआ। तो हमारे पास ये जो मूव है एक सिंगल लेग इम्पल्स मूव कहलाएगी। इसके अंदर कोई भी पुल बैक नहीं है। यहाँ पे अगर कोई पुल बैक मार करेगा तो इनवैलिड पुल बैक कहलाएगा। ठीक है। तो अब हमने हमने ओवरऑल इन 6 एग्जाम्पल से जो चीज सीखी है कि पुल बैक्स डिफरेंट सिनेरियोज में आप कैसे मार्क कर सकते हैं। और पुल बैक जो है वो आज हमने नया वर्ड सीखा है। हम इसको कल लेक्चर 1 के अंदर जो है हम करेक्टिव मूव कह रहे थे। अब पुल बैक हमारे लिए क्यों जरूरी है? पुल बैक इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं स्ट्रक्चर मार्क करने में। अब स्ट्रक्चर के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, और आप समझ सकेंगे कि प्राइस का स्ट्रक्चर हमें किस चीज में हेल्प करता है। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 7 पे देखिए, आपको यहाँ पे बेसिकली ये एग्जाम्पल नंबर 1 ही यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ हुआ है, जहाँ पे हमारे पास कैंडल नंबर 1 के बाद 2 ने 1 का हाई ब्रेक किया, 3 ने 2 का लो ब्रेक किया, 4 ने कंटिन्यूएशन रखी, 5th ने 4 का लो ब्रेक किया, और फिर 6 7 हमारे पास कंटिन्यूएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पे क्या सीखा? हमने यहाँ पे ये सीखा कि ये करेक्टिव मूव को कहा जाता है पुल बैक। ठीक है। अभी हमारे पास इस ऑप्शन में या इस एग्जाम्पल में कितने हमारे पास पुल बैक्स हैं? हमारे पास 2 पुल बैक्स हैं। ठीक है। तो इसमें एक नई चीज आपको भी सीखने का मौका मिलेगा, वो ये है कि लेटेस्ट पुल बैक को कहा जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है। इंड्यूसमेंट क्या कहते हैं? ये आपको स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर बहुत हेल्प करेगी। हम इसको इंशाल्लाह अभी सीखेंगे फ्यूचर में अपने लेक्चर के अंदर। इंड्यूसमेंट हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर बहुत हेल्प करती है, और हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइस क्या अपना जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यू करना चाहती है या अपनी डायरेक्शन को रिवर्स करना चाहती है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, और हमें इस चीज में हेल्प करती है कि अगर हमने अपनी इस प्राइस को अंडरस्टैंड करते हुए बाय करना है या सेल करना है। तो इस इंड्यूसमेंट को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपने आज इस इन 7 एग्जांपल्स के अंदर क्या सीखा कि सबसे पहले करेक्टिव मूव को के 2 पोर्शंस होते हैं, इनिशिएशन होती है और कंप्लीशन होती है। जब करेक्टिव मूव कंप्लीट हो जाती है तो हम इसको एक वैलिड पुल बैक के तौर पे अपने पास मार्क कर लेते हैं, जो कि एग्जांपल नंबर 1 में आप देखिए कि हमारे पास 2 पुल बैक्स आ रहे थे। एग्जांपल नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक पुल बैक था, 3 में भी एक पुल बैक था, 4 में भी एक पुल बैक था, 5 में भी एक पुल बैक था, लेकिन एग्जांपल नंबर 6 में हमारे पास कोई भी पुल बैक नहीं था। और लेटेस्ट पुल बैक जो हमारे पास नया पुल बैक बनता है उसको हम अपने पास मार्क कर लेते हैं एज इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट क्यों जरूरी है हम डिस्कस करते हैं आगे अपने स्ट्रक्चर के एग्जांपल्स के अंदर। क्योंकि आपके सामने इस वक्त स्ट्रक्चर की एक बिल्कुल जनरल एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करवाने की कोशिश की है। लाइव चार्ट के ऊपर अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो तो आपको प्राइस इस तरीके से मूव करती हुई नजर आती है। अ, ये कॉन्सेप्ट बेसिकली लैरी विलियम्स ने इन अर्ली 70s एंड 80s में इंट्रोड्यूस करवाया था कि मार्केट हमेशा जब भी मूव करती है तो मार्केट इस पैटर्न में मूव करती है। जब भी प्राइस एक हाई ब्रेक करती है तो हमारे पास एक न्यू हायर हाई जो है वो क्रिएट हो जाता है। और प्राइस जब बुलिश ट्रेंड में मूव कर रही होती है तो प्राइस का जो तरीकेकार है मूव करने का, वो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वो ये है कि प्राइस न्यू हाईज या न्यू हायर हाईज क्रिएट करती है और अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं करती। आप इस एग्जांपल में देखिए कि हमारे पास जो यहाँ पे इस वक्त ये बुलिश जो ट्रेंड बना हुआ है, इस बुलिश ट्रेंड में आप देखिए कि प्राइस अपना कोई भी लो जो है वो ब्रेक नहीं कर रही। ठीक है। और प्राइस हाई के बाद हायर हाई एंड द न्यू हायर हाई क्रिएट करती हुई बुलिश अंदाज में, यानी कि ऊपर जाती हुई कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। इसका बिहेवियर क्या है कि प्राइस को सिर्फ ऊपर जाना है और प्राइस को नीचे नहीं आना, क्योंकि वो अपने प्रीवियस लोज को ब्रेक नहीं कर रही। और बेरिश एग्जाम्पल में अगर आप देखिए तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि प्राइस क्या कर रही है? प्राइस यहाँ पे ये कर रही है कि प्राइस अपने लो के बाद
लोअर लो एंड देन न्यू लोअर लो क्रिएट कर रही है, और प्राइस अपने हाईज को ब्रेक नहीं कर रही। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये कैरेक्टरिस्टिक ये है कि प्राइस ऊपर जाना नहीं चाहती, प्राइस नीचे आना चाह रही है, क्योंकि प्राइस अपने लोज को ब्रेक कर रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर अर्ली 80s या अर्ली 70s के अंदर मिस्टर लैरी विलियम ने हमें दिया था। और इस कॉन्सेप्ट ने एक ग्राउंड बिल्ड किया हमारे लिए, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बिल्ड की, जिससे हम बहुत आसानी से ये अंदाजा लगा सकते थे कि क्या प्राइस बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसी स्ट्रक्चर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इस जनरल प्राइस एक्शन के हिसाब से हम कब एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस बेरिश हो सकती है। अगर प्राइस हाई एंड हायर हाई एंड देन न्यू हायर हाई बनाते हुए ऊपर जा रही है, तो हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस अब नीचे आना शुरू होगी। तो ये अंडरस्टैंडिंग हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि प्राइस जिस वक्त हाई के बाद न्यू हाई एंड देन हायर हाई बनाती हुई बुलिश अंदाज में प्राइस चल रही थी, तो अब यहाँ पे देखिए कि प्राइस क्या नहीं कर रही थी। अभी हमने सीखा कि प्राइस अपने लोज ब्रेक नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे ही प्राइस ने अपना फर्स्ट लो ब्रेक किया, और बजाय प्राइस एक हायर लो क्रिएट करती, प्राइस ने एक लोअर लो क्रिएट कर दिया। तो इस जनरल प्राइस एक्शन की डेफिनेशन के हिसाब से ये हमारे पास फर्स्ट एविडेंस होता है कि प्राइस अब अपना ट्रेंड जो है वो चेंज करना चाहती है। और जब प्राइस अपना ट्रेंड चेंज कर लेती है, तो फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाता है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाता है? क्योंकि प्राइस ने लो ब्रेक करना शुरू कर दी है, तो हम अब प्राइस से एक्सपेक्ट यही करेंगे कि प्राइस अब अपने लो ही ब्रेक करेगी, जो कि आपको यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आ रहा है कि प्राइस ने अपना यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, और एक न्यू लोअर लो क्रिएट किया, और उसके बाद फिर प्राइस ने अपना लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि प्राइस हमारे पास जब बेरिश मोमेंटम के बाद, आप देखिए कि प्राइस ने अपना मोमेंटम जब शिफ्ट किया, अपनी डायरेक्शन जब शिफ्ट की, तो उसके बाद प्राइस क्या ब्रेक कर रही थी? लोज ब्रेक कर रही थी, और हाईज ब्रेक नहीं कर रही थी। लेकिन जब प्राइस ने अपना फर्स्ट हाई ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे दोबारा एज्यूम किया या दोबारा अंडरस्टैंड किया कि अब प्राइस अपनी डायरेक्शन दोबारा चेंज करना चाह रही है, और अब प्राइस अपने लोज ब्रेक नहीं करेगी और अपने हाईज ब्रेक करना शुरू कर देगी। तो आप इस एग्जांपल में देखिए कि ये जनरल प्राइस एक्शन था जो कॉन्सेप्ट 80s या अर्ली 70s में दिया गया था, कि प्राइस जब भी अपने हाईज को ब्रेक करती है, तो इसको कहा जाता है बुलिश मोमेंटम या बुलिश इम्पल्स। ठीक है, और बुलिश इम्पल्स के दौरान प्राइस अपनी करेक्टिव मूव्स देती रहती है, जो कि अभी हमने कैंडल फॉर्मेशन के अंदर भी स्टडी किया था। और जिस वक्त प्राइस अपने बुलिश इम्पल्स या इस बुलिश इम्पल्स के बाद जब अगर अपनी डायरेक्शन चेंज करना चाहेगी, तो उसको अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। और बिहेवियर चेंज करने के लिए प्राइस अपना लो ब्रेक करेगी, और जब अपना प्राइस लो ब्रेक कर लेगी, तो हम प्राइस को फिर ऐसा ही एज्यूम करेंगे कि अब प्राइस अपने लोज ब्रेक करती चली जाएगी और प्राइस बेरिश रहेगी। और जैसे ही प्राइस अपने लोज ब्रेक करना छोड़ देगी और हाईज ब्रेक करना शुरू हो जाएगी, तो प्राइस दोबारा से बुलिश हो जाएगी। तो ये जनरल प्राइस एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, इससे हमें बहुत आसानी मिलती है ये अंडरस्टैंड करने में कि प्राइस इस वक्त अपनी क्या डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहती है या अपना ट्रेंड रिवर्स करना चाहती है। अच्छा, अब हमें प्रॉब्लम कहाँ पे आना शुरू हुई? अब हमें प्रॉब्लम यहाँ पे आना शुरू हुई कि जिस वक्त हमने ये देखा कि प्राइस हमेशा, जिस तरह मिस्टर लैरी विलियम ने हमें सिखाया था, कि प्राइस हाईज एंड न्यू हायर हाईज क्रिएट करती हुई बुलिश होती है, और बुलिश होने के बाद प्राइस जब अपना मोमेंटम शिफ्ट करती है, ये लो फर्स्ट लो अपना ब्रेक करती है, और उसके बाद प्राइस को अब अपना ट्रेंड जो है वो बेसिकली कंटिन्यू करना चाहिए, और अब उसके अपना लो ब्रेक कर देना चाहिए। लेकिन जिस वक्त प्राइस अपना लो ब्रेक नहीं करती और प्राइस यहाँ से अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेती है, तो इससे हमें बहुत परेशानी हुई, इससे हमें बहुत प्रॉब्लम हुई कि ये क्या वजह है, ऐसी क्या वजह है
कि प्राइस का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि प्राइस अपने हाईज के बाद न्यू हाईज एंड देन हायर हाईज क्रिएट करती हुई बुलिश अंदाज में बिल्कुल प्राइस मूव कर रही थी। और प्राइस ने अपना कैरेक्टरिस्टिक जब चेंज किया, प्राइस ने अपना एक लो ब्रेक किया, जहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब यहाँ पे प्राइस को असल में आना चाहिए बेरिश, लेकिन प्राइस जो है वो बेरिश नहीं हो सकी। ठीक है, तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को हम हमें कंफ्यूजन आ गई। हमने ये हमने ये नोट करना शुरू कर दी कि प्राइस अक्सर औकात ऐसा करती है कि प्राइस अपना लो तो ब्रेक करती है, लेकिन लो ब्रेक करने के बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर चेंज नहीं होता। ठीक है, अब जब वो चेंज नहीं होता तो इससे हमें कंफ्यूजन क्या आ गई? इससे हमें कंफ्यूजन ये आ गई कि फिर हम ऐसे कौन से लो का ब्रेक होने का वेट करें और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रस्ट करें जो कि हमें एक्यूरेट विजिबिलिटी दे और हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए इस नॉलेज को अपनी अर्निंग का जरिया बना सके, मतलब कि हम ट्रेड कर सकें। ठीक है, तो जनरल प्राइस सेक्शन के ऊपर जब हमें ये वाले चैलेंजेस नजर आना शुरू हुए कि मोमेंटम शिफ्ट होने के बावजूद भी प्राइस अपना ट्रेंड जब बेरिश कंटिन्यू नहीं कर सकी और प्राइस बुलिश हो गई, तो फिर हमें ये पता चल गया कि भाई इसमें कोई मसला है। अब इस मसले का हल हमें जो मिला वो मिला स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने क्या बताया? हमने जो भी अपने लेक्चर नंबर 1 और अभी इसी लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि प्राइस जब बुलिश होती है और प्राइस बुलिश होते दौरान एक छोटी लेग ऑपोजिट डायरेक्शन में देती है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं करेक्शन। और करेक्शन का दूसरा नाम क्या है? पुल बैक। तो हमने अपने पास यहाँ पे पुल बैक्स को नोट करना शुरू कर दिया। अच्छा, पुल बैक के बाद जब हमने जो चीज देखी थी वो ये थी कि लेटेस्ट पुल बैक को कहा जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब इस बुलिश लेग में आप ये देखिए, इस बेरिश मूव से पहले हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक कौन सा था? हमारे पास 3 पुल बैक्स आ रहे हैं ना, तो हमारे पास लेटेस्ट पुल बैक था ये वाला। ठीक है, हम इसको मार्क कर लेंगे एज इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एतबार से हमने ये सीखा कि जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट का जो लेवल है उसको ब्रेक करती है तो हम यहाँ पे हमेशा अपने पास ये ऑप्शन अवेलेबल रखते हैं कि प्राइस अपना जो डायरेक्शन है वो रिवर्स भी कर सकती है, लेकिन क्योंकि ये इंड्यूसमेंट का लेवल है, हमें ये पता है कि प्राइस अपना यहाँ से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यहाँ पे बेसिकली इसको फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर करते हुए लोगों को ट्रैप करेगी या ट्रेडर्स को ट्रैप करेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और लोग यहाँ से ऐसा एंटिसिपेट करेंगे कि प्राइस ने क्योंकि अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लिया और प्राइस को अब बेरिश होना चाहिए, तो वो यहाँ से सेल ट्रेड में अपने आप को एंगेज कर लेंगे और मार्केट उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करते हुए मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी। और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने हमें ये बहुत खूबसूरती से ये पूरा कॉन्सेप्ट सिखाया कि जब भी इंड्यूसमेंट का लेवल प्राइस ब्रेक करती है तो आप इस लेवल को हमेशा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसिडर करेंगे रादर देन सेल अपॉर्चुनिटी। हम ट्रेड के एतबार से इन कॉन्सेप्ट्स को और इन मॉडल्स को रिफाइन करेंगे और अपना एक सक्सेसफुल ए प्लस सेटअप एट द एंड ऑफ द सीरीज आई एम श्योर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हो जाएंगे। तो हम उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो समझना जरूरी है वो ये है कि हमने जनरल प्राइस एक्शन से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को प्रेफर क्यों दिया, हम क्यों समझते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो है वो ज्यादा बेहतर हमें विजिबिलिटी देता है स्ट्रक्चर की। वो ये वजह है कि जनरल प्राइस एक्शन के अंदर जब आम आवाम ये समझती है कि प्राइस बेरिश होने लगी है, उस वक्त वो ट्रेडर्स जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं उनको 100% आइडिया होता है कि प्राइस यहाँ से बेसिकली लोगों को इंड्यूस करेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन या इन रॉन्ग डायरेक्शन, और उसके बाद प्राइस अपना जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू ही रखेगी। तो हम वापस आ जाते हैं अपने इनिशियल एग्जांपल्स के ऊपर, जहां पे हमने कैंडल्स की फॉर्मेशन के ऊपर हमने मार्किंग करना सीखा था और हमने ये देखा था कि हमारे पास ये एक वैलिड पुल बैक है, सेकेंड लेग भी हमारे पास एक वैलिड पुल बैक है, और इस वैलिड दो पुल बैक्स में से हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल कौन सा है? हमारा इंड्यूसमेंट का लेवल जो है वो लेटेस्ट पुल बैक को हमेशा इंड्यूसमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए हमारे पास एक ही पुल बैक है तो हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल भी यही है। एग्जाम्पल नंबर 3 में भी हमारे पास इंड्यूसमेंट का लेवल ये है।
एग्जाम्पल नंबर 4 में भी इंड्यूसमेंट का लेवल ये है। एग्जाम्पल नंबर 5 में भी हमारे पास एक ही इंड्यूसमेंट है। 6 में हमारे पास कोई इंड्यूसमेंट नहीं है। और 7 के अंदर हमारा जो लेटेस्ट पुल बैक है वो हमारी इंड्यूसमेंट का लेवल है। तो आई होप कि इंड्यूसमेंट और जनरल स्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिफरेंस आपको बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे लाइव चार्ट्स के ऊपर। और अगर इंड्यूसमेंट के लेवल मार्क करने में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या पुल बैक्स करेक्टिव मूव मार्क करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है डिस्कॉर्ड कम्युनिटी का, जो आप 100% फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग में, स्ट्रक्चर की मार्किंग में, तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए और हम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।